Hello, good morning dear students. We are going to discussing chapter number 2 of ancient history, kings, farmers and towns, early states and economics. And बच्चों, in the last session we have completed in 3 points of this chapter. पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था प्रिंसिप एंड पियदशी। तो इसमें अपनों ने ये समझा था कि जो प्रिंसिप था वो जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, जिन्होंने ख्रोस्टी और ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी उनका मीनिंग निकाला था, और जो कि ये लिपि है वो कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन पर लिखी हुई मिली थी, और इस पर एक राजा का नाम, पियदर्शी नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है, जो कि माना जाता है कि अशोक मौर्य का नाम था। एंड माना जाता है कि अशोक मौर्य एक पावरफुल किंग था। एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था द अर्लीस्ट स्टेट्स, मतलब आरंभिक राज्य। अगर इनमें अपनों ने देखा था 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख। इसमें अगर देखें तो 16 महाजनपद में अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जीमल, ये सारे जनपद को अपनों ने डिटेल से डिस्कस किया था। एंड इन जनपद के प्रत्येक जनपद की एक कैपिटल होती थी और प्रत्येक जनपद का एक अलग अलग राजा भी होता था। बट 2 जनपद ऐसे थे जैसे गण और संघ, इसमें इसका प्रत्येक समूह का व्यक्ति ही राजा कहलाता था। इसमें एक कोई पर्टिकुलर एक किंग नहीं था, इसमें जो भी ग्रुप में जितने भी व्यक्ति थे वो राजा कहलाते थे। एंड इन महाजनपदों में एक सबसे पावरफुल जनपद था मगध। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था एन अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर में अगर हम देखें तो ग्रोथ ऑफ मगध की उत्कर्ष के साथ साथ ही मौर्य एम्पायर का भी उदय हुआ था। एंड द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और इनका जो ग्रैंडसन था वो अशोका ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इन सब बातों को अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, न्यू नेशंस ऑफ किंगशिप, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। बाय द 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms merged in several parts of the subcontinent। 2री शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। दिस डेवलपमेंट वाज मेनली सीन इन द दक्कन एंड द फर्दर साउथ, इंक्लूडिंग द chiefdoms ऑफ द चोल, चेर एंड पांड्य इन तमिलकम प्रोवेड टू बी स्टेबल। सब कॉन्टिनेंट के दक्कन एंड उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें स्थित तमिलकम, इट्स मीन्स तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में चोल, चेर एंड पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ था। एंड ये जो राज्य थे वो बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए थे। एंड नेक्स्ट, मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन्स हु रूल्ड ओवर parts of western and central India, 2nd century BCE to 2nd century CE, and the Sak, a people of Central Asian origin of established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenue for long distance trade। इनमें कई सरदार और राजा है वो लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे, मीन्स अपने राजस्व का खर्चा चलाते थे। अगर अपन देखें तो सातवाहन वो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक इसने मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले जो सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिम या उसके पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशिया के मूल शासक जो शक शासक थे वो भी शामिल थे। इन राज्य या फिर सरदारियों के साथ जो ट्रेड करते थे उनमें सातवाहन और शक शासक भी शामिल थे। सातवाहन शासक के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इट्स मीन्स जो ये राज्य या फिर जो सरदारियां थी वो लंबी दूरी का व्यापार है वो सातवाहन या फिर शक
शासकों से राजस्व जुटाते थे। एंड नेक्स्ट, डिवाइन किंग्स, देविक राजा। इट्स मीन्स कि किंग्स के लिए हाई स्टेटस प्राप्त करने का एक सोर्स था वो देवी देवताओं के साथ जुड़ना भी माना जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एग्जाम्पल के लिए कुषाण शासक को देखें तो इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, जो कि इन कुषाण शासकों ने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया था। 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी CE तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। कुषाण शासकों ने अपने हिस्ट्री की रचना इंस्क्रिप्शंस एंड लिटरेचर के माध्यम से की थी। इनका बेस्ट एविडेंस है वो स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स से प्राप्त होता है। एंड अपन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो दे एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र ऑफ सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड मीन्स देवपुत्र। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी एंड अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते थे, स्वर्ग पुत्र कहते थे। एंड नेक्स्ट, बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेटस इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर। दीज स्टेटस डिपेंड ऑन सामंत। ये जो साम्राज्य थे वो सामंतों पर निर्भर थे। मैन हु मेंटेड देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। 4th सेंचुरी में गुप्त एम्पायर के साथ और भी कई बड़े साम्राज्यों के एविडेंस मिले हैं। इसमें से जो कई साम्राज्य थे वो सामंतों पर निर्भर थे एंड ये जो साम्राज्य थे वो अपने निर्वाह के लिए कई लोकल रिसोर्स के द्वारा करते थे। एंड इसमें इंक्लूड है कंट्रोल ओवर लैंड, अपनी भूमि पर नियंत्रण करना शामिल है। एंड गुप्त एम्पायर के बारे में जानने के अगर अपन सोर्सेज देखें तो उसमें जैसे हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्त रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रशस्तिज। गुप्त शासकों की जो हिस्ट्री है वो साहित्य हो गए, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन अभिलेख हो गए, इसकी सहायता से लिखी गई है और इसमें अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में ये प्रशस्तियाँ भी लिखते थे। प्रशस्ति किसे कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल द प्रयाग प्रशस्ति, आल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इलाहाबाद में एक पिलर पर अभिलेख के रूप में लिखी गई है। एंड प्रयाग प्रशस्ति कंपोज्ड इन संस्कृत बाई हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई है। द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्त रूलर्स। हरिसेन जो कि गुप्त सम्राट में सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था समुद्रगुप्त, उसके राजकवि थे और इसकी रचना इन्होंने संस्कृत में की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति कंपोज्ड बाई, तो इसका आंसर है हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। एंड गुप्त पीरियड से पहले हमने कुषाण पीरियड को पढ़ा था। कुषाण शासक थे, उसके बाद आया गुप्त पीरियड। जो गुप्त शासक थे उनको डिपेंड ऑन सामंत, मतलब इनको सामंतों पर निर्भर माना जाता था। इस पीरियड में जो भी राजा हुए थे वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियों का यूज़ करते थे। इसी वजह से इसको डेविन किंग्स कहा गया, मतलब देवीय राजा की उपाधि दी गई है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ए चेंजिंग कंट्री साइड, कि इस टाइम पीरियड के बाद क्या क्या बदलाव हुआ था। पॉपुलर परसेप्शंस, कि जनता में राजा की छवि कैसी थी। व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स, मीन्स राजाओं के बारे में जनता क्या सोचती थी। ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स। ऑब्वियसली हमें अभिलेखों से सभी के आंसर नहीं मिलते हैं, इसके लिए हमें और सोर्सेज को भी जानना होगा। इंस्क्रिप्शंस के अलावा अगर हम देखें तो एंथोलॉजी सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र गेव ए ग्लिम्प्स ऑफ सब्जेक्ट्स किंग रिलेशन। फॉर इंस्टेंस वन स्टोरी नोन एज द जातक डिस्क्राइब द
plight of the subjects of a wicked king। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जातक या फिर जो पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित जो भी स्टोरी है उसको इतिहासकारों ने इसका पता लगाया है कि ये जो स्टोरीज मिली हैं जो मौखिक या फिर किस्से कहानियाँ हैं या इसके बाद उसको लिपिबद्ध किया होगा। एंड गदंतु जातक नामक की एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा है वो किस प्रकार दुखी रहती थी। गदंतिंदु है ना वो एक जातक नामक कहानी है और इन्हीं स्टोरीज के माध्यम से इतिहासकारों ने पता लगाया है कि जो प्रजा है वो राजा के बारे में क्या सोचती थी। एंड इन्हीं स्टोरीज के आधार पर ये भी पता चलता है कि किंग्स फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्स। एंड जो शासक थे वो अपने राजकोष को भरने के लिए हाई टैक्स की मांग करते थे जिससे जो किसान है वो दुखी रहते थे। एंड सर्टेन स्ट्रेटजीज एट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्स आल्सो वर अडॉप्टेड। और इसी बीच टैक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने भी शुरू कर दिए थे कि कैसे उपज को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो। किसानों ने इसके उपाय भी ढूंढने शुरू कर दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर यूज़। उनके उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का यूज़ था, प्लाउ का यूज़ था। इनका ये जो तरीका था वो 6th सेंचुरी तक गंगा या फिर कावेरी की जो वैली घाटियों में फैल गया था और जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ पर आयरन प्लाउ का यूज़ किया जाता था। एंड द गंगा एंड कावेरी फ्रॉम आल्सो प्रोडक्शन ए पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस। गंगा घाटी में धान की वजह से ही भारी मात्रा में भारी उपज में भारी वृद्धि होने लगी थी, जो कि ये पेड़ी की जो रुपाई करते थे धान की वजह से ही भारी मात्रा में वृद्धि होने लगी थी उनकी उपज में। हाई टैक्सेस की वजह से ही किसानों ने उपज के नए नए तरीकों का यूज़ किया था और इनको इन तरीकों से फ़ायदा भी मिला था। एंड अनदर स्ट्रेटजी में देखें कि ये लोग उपज के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, तो अनदर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज़ ऑफ इरीगेशन थ्रू वेल एंड टैंक एंड लेस कॉमनली कैनाल्स। उपज बढ़ाने का इनका एक और तरीका था जैसे वेल्स, कुओं का, तालाबों का और कहीं कहीं पर नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी। एंड द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, मतलब इन सब से इनको बेनिफिट तो हुआ बट ग्रोइंग डिफरेंटेशंस अमोंगेस्ट पीपल engaged in agriculture it is was not equally distributed। इन टेक्निक से इनकी उपज तो बढ़ी बट इनके जो लाभ थे वो इक्वल नहीं थे। और इनके अगर अपन सोर्सेज देखें तो एग्रीकल्चर से जो लोग जुड़े हुए थे उनमें डिफरेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। इनका एक्सप्लेन अगर हम स्टोरीज़ में देखें, विशेषकर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस मतलब बौद्ध कथाओं में इनका वर्णन दिया हुआ है। रेफर टू द टर्म गहपति विच वाज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट टू डिजेंटल द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज। बौद्ध कथाओं में भूमि खेती और श्रमिकों जैसे जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक या फिर जो छोटे या फिर बड़े किसान जमींदारों का उल्लेख मिलता है। में अगर हम देखें तो पाली भाषा में गहपति का जो यूज है वो एक छोटे किसान के लिए किया गया है या फिर जमींदार के लिए किया गया है गहपति का यूज। एंड तमिल लिटरेचर मेंशन लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ उल्लूर, प्लाउमैन और उज्जवहर एंड स्लेव्स ऑफ उड़ीमई। अगर हम तमिल संगम साहित्य में देखें तो वेल्लार या बड़े जमींदार हो गए या हलवाहा या उल्वर या फिर दास या अणिमई
के नाम से इनका उल्लेख किया गया है तमिल साहित्य में। And next, with rising differences, question of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal texts. इसी के साथ ओवरलैंड में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो न्यू टेक्निक के यूज़ पर आधारित हो गई थी, और ऐसी ही परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व था वो इम्पोर्टेंट हो गया था, और जिसकी चर्चा है वो प्राय लीगल टेक्स्ट में की गई है। इन ग्रंथों में इनकी चर्चा की गई है। एंड नेक्स्ट अपन देखें तो ग्रांट्स ऑफ लैंड मतलब भूमि दान देने की प्रक्रिया के भी सोर्सेज मिले हैं। ड्यूरिंग अर्ली कंट्रीज ऑफ कॉमन एरा ग्रांट्स ऑफ लैंड वर मेड एंड मेनी ऑफ विद वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। अर्ली सेंचुरी से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, और इसका कई उल्लेख है वो इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। भूमिदान देने का उल्लेख है वो अभिलेखों से मिलता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन वर नॉट सपोर्टेड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यह एक अभिलेख से ही पता चलता है कि एक प्रभावती नाम की एक महिला थी, उसने भूमि को दान भी किया था और वह भूमि की स्वामी थी। एंड लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। भूमिदान के प्रचलन से ही राज्य या फिर किसान के बीच संबंध देखने को मिलते हैं। एंड बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।